अब हार्ड डिस्क ना कंप्यूटर में हम ये मान लेते हैं हमारे कंप्यूटर का सबसे बड़ी मेमोरी वाला पार्ट होता है, यानी कि सबसे बड़ी मेमोरी अगर किसी की होगी तो किसकी होगी? हार्ड डिस्क में। मेमोरी साइज में सबसे बड़ी किसकी होगी? हार्ड डिस्क में। साइज नहीं कह सकते, उसको कहते हैं कैपेसिटी। इंग्लिश में वर्ड आता है कैपेसिटी और हिंदी में आता है धारण क्षमता। तो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी हमने कितना पढ़ा? टीबी में होती है, 1 टीबी, 2 टीबी, 4 टीबी आजकल जो चल रही है। तो इसका मतलब सबसे बड़े साइज में कब आएगा, कौन सा पार्ट आएगा? हार्ड डिस्क आएगा जब भी क्वेश्चन आ जाए। और सबसे छोटी मेमोरी, सबसे छोटे साइज में सबसे छोटी मेमोरी आएंगे सीपीयू रजिस्टर। साइज में सबसे छोटी मेमोरी कौन सी आएगी? सीपीयू रजिस्टर। और वो पता कैसे होती है? केबी में होती है, 1 केबी, 2 केबी, 4 केबी, 5 केबी। अब कहां तक केबी देख लो और कहां देख लो टीबी। तो सीपीयू रजिस्टर जिसे हमने बोला था सबसे फास्टेस्ट मेमोरी, कि वो तो सबसे तेज गति की मेमोरी है, लेकिन जितनी ही तेज गति की मेमोरी होगी साइज में उतनी ही वो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि जितनी तेज गति की मेमोरी होगी कॉस्ट उसकी उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही महंगी होगी। आपने फेरारी गाड़ी का नाम सुना है क्या? फेरारी आपने ये भी सुना होगा। तो वो तो बस हवा में बातें करती है, उसकी स्पीड इतनी होती है 300-400 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। कई गाड़ी रेस वाले लगाती है ना, कई गाड़ियां होती हैं, सुना है ना सबने। और एक मारुति 800 सुन लो, एक मारुति 800 सुन लो। अब इसकी स्पीड कितनी होती है? उड़ालोगे क्या हवा में? फरारी तो जाएगी शू पैर रखते ही, लेकिन वो तो भाई उसकी एक अपनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से जाएगी। सस्ती कौन सी है? मारुति अल्टो 800, ये सस्ती है, लेकिन फरारी कितनी महंगी है, करोड़ों में उसकी मतलब कीमत है। तो जो तेज गति है ना, स्पीड जिसकी बहुत ज्यादा होती है, मेमोरी की बात करें तो वो उतनी ही महंगी होगी। जिसकी स्पीड कम होगी कंपैरेटिवली, सब स्लो होगी, यानी कि वो परफॉर्म करने में, प्रोसेस करने में, जो डेटा को। अब इसकी स्पीड कैसे नापी जाती है? अब प्रोसेस तो प्रोसेसर करता है, तो प्रोसेस तो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया ना, ये प्रोसेस नहीं होता। डेटा को रीड करना, डेटा को राइट करना, जैसे भरना नहीं कह देते अपने, फिर मैंने कॉपी करना जैसे बोल देते हैं, भरना या कॉपी करना भी किसी चीज़ में। आप कहते हो कि हाँ जी आपने वो मैथ के क्वेश्चन भी पढ़े होंगे, एक टंकी के अंदर 2 नल हैं, इसको छोड़ा जाता है तो कितने समय में टंकी भरेगी, कितने नहीं भरेगी। तो वो भी तो एक हम उसकी वे देखते हैं कि कितना टाइम लगता है उसको भरने में। इसी तरीके से हमारी जो ऐसी मेमोरी है जिससे डेटा को पढ़ना, रीड करना भी टाइम लेता है, वो स्लो होता है, और डेटा को राइट करना, उसके अंदर डेटा को कॉपी करना भी स्लो होता है, धीमे होता है। तो वो मेमोरी कंपैरेटिवली सस्ती होती है। ठीक है, जब सस्ती होती है, अब जो चीज सस्ती होगी वो हमारे पास अधिक मात्रा में होगी। ये भी एक लॉजिक है प्रकृति का, जो चीज सस्ती होगी वो हमारे पास कितनी होगी? बहुत बड़ी मात्रा में होगी। आप अपने घर में ये देख लेना कि आपके पास लोहा कितना है और सोना कितना है। एग्जाम्पल तो आसान है कि लोहा तो हमारे पास बहुत होगा बड़ी मात्रा में, लोहा सस्ता होता है कंपैरेटिवली में, लेकिन सोना महंगा है। तो सोना हमारे पास हम तोलों में रखते हैं, है ना, 10 ग्राम का 1 तोला होता है ना, तो वो तो हम ग्राम में गिनते हैं जो सोना होता है। लेकिन लोहा तो हम किलो से तो बात कम करते ही नहीं, कितने किलो। अब जो कृषि औजार ही देख लें हमारे लोहे के बने हुए, कितने कितने क्विंटल के होते हैं, वो भी हमारे घर पे हैं लगभग, अपने मान के चलते हैं। तो इसीलिए मेमोरी वाले में यही आता है। और फिर वो यही एक बात है कि सबसे तेज गति की जो मेमोरी थी रजिस्टर वाली, इसीलिए वो क्षमता में, अपने कैपेसिटी में सबसे छोटी होती, क्योंकि वो महंगी बहुत बन जाए। अगर उसको अपने बड़ी डालने लग जाए ना तो कंप्यूटर की कॉस्ट बहुत बढ़ जाए। ठीक है, और जो सुपर कंप्यूटर वगैरह लेते हैं तो उसमें तो बहुत होती है, उसमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहती उसमें, क्योंकि उन्होंने प्रोसेसिंग बहुत तेज करनी होती है, तो उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं रहती कॉस्ट की। समस्या तो तब आती है जब हमने लेना हो पीसी, है ना, तब हम ये चीजें सोचते हैं कि हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर, जो हमारा लैपटॉप है या हमारा मोबाइल है, हमारा पीसी है, तब उसमें हम ये चीजें नोट करते हैं। तब कंपनी भी देखती है भी इसको सस्ता कैसे किया जाए ताकि हर लोगों की पहुंच में आ जाए। अगर कोई चीज़ 1 लाख की है तो उसको कम लोग खरीदेंगे। अगर फ़ोन की बात ही करें, अगर वो 50,000 का तो कुछ और ज़्यादा लोग खरीद लेंगे, अगर वो 30,000 का तो कुछ और ज़्यादा लोग खरीद लेंगे, अगर वो 20,000 का तो और ज़्यादा खरीद लेंगे, अगर वो 10,000 में आ जाए तो और भी बहुत सारे लोग उसको ले लेंगे। अगर वही फ़ोन 5,000 में दे दे आपको तो फिर तो सारे ले लेंगे, उनको लगेगा कि ठीक है टच वाला फ़ोन भी आ रहा है, नेट भी आ रहा है ना। तो यही तो जियो ने किया था अपनी चीज़, उसने क्या कर दिया, उसके कंपेरिजन में चीज़ तो बेशक उतनी परफॉर्मेंस। अब आप मान लो जी आपने फ़ोन ले लिया, 20,000 रुपये लगाए और आपको कोई मिल गया, आप बातें पता क्या करते हो, दूसरे वाला बंदा आया, यार एप्पल जितनी स्पीड नहीं गई, क्या कहेगा, फोटो खींची, फोटो की क्वालिटी एप्पल जितनी क्वालिटी नहीं गई। अरे भाई वो 1 लाख का फ़ोन है भाई, एप्पल जिसके पास है उसके पास 1 लाख का फ़ोन है। अब उसको अपने 10-20 हज़ार रुपये लगा के अपने को ये कहें तो वो तो उसकी मूर्खता है ना, कि अपने को जिस हिसाब से
कंपनी वाले ने क्या किया कि भाई पहुंच सबके पास हो, उतनी स्पीड की जरूरत नहीं है, किसी ने स्पीड नहीं भी जानी होती। अब टाटा वाले नैनो नहीं बनाता मान लो, उसने तो यही कहा कि भाई कम पैसों में भी लोग 4 पहिए वाली गाड़ी हो, बारिश में जाना होता है, उसको धूप में भी जाना होता है, तो बाइक में धूप लगती है, वो बंदा कार भी खरीद सके। अब उसको कहें कि नहीं यार तूने तो फरारी लेके आनी थी, तो फिर बंदे की अपनी पहुंच भी देखनी पड़ती है, वो सिस्टम रहता है। बस ऐसा ही मेमोरी में कंसेप्ट साइज के अकॉर्डिंग बस वही रहेगा, आपको थोड़ा सा मन में आइडिया बना रहेगा कि कौन सी मेमोरी महंगी सस्ती होगी, ज़्यादा होगी कम होगी, और कैपेसिटी के उसको कंपेरिजन करना आसान हो जाएगा। तो अभी हमने सबसे बड़े छोटे साइज में भी देख लिया, सबसे फास्टेस्ट भी देख लिया, और इधर हमने देख लिया सबसे बड़े साइज में हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। बाकी बीच की आएंगे सारी जितने भी आएंगे। अब आपने ये देखना है हमारे पास 2 प्रकार की मेमोरी है, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। यहां पे जो सेकेंडरी मेमोरी है इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, डेटा को संभाल के रखना। क्या काम है, डेटा को संभाल के रखना, कि बस इसके अंदर जो हमने डेटा या इंफॉर्मेशन भर दी ना, वो बस स्टोर करके हम संभाल के रख सकते हैं। हमको कभी भी चाहिए होगी, 10 दिन बाद चाहिए होगी, 10 साल बाद चाहिए होगी, तब हम उसमें से निकाल लेंगे। बस सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, डेटा को स्टोर करके रखना। डेटा को स्टोर करने के काम में वे आती है। और इसके अंदर जो मेमोरीज होती हैं ये क्या होती हैं, परमानेंट होती हैं, यानी कि बिजली जब चली भी जाए तब भी इसके अंदर डेटा सेव रहता है। ये नहीं कहते कि भाई कल फाइल बनाई थी, कल तो थी, अब उड़ गई, ऐसी उड़ गई, अपने आप नहीं उड़ता कुछ, ठीक है। किस में नहीं उड़ता, सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में अपने आप कुछ भी नहीं उड़ता, जब तक हम उसको क्या नहीं करते, डिलीट नहीं करते। आप उसको डिलीट करते हो तभी सेकेंडरी मेमोरी से डेटा जाता है, अदरवाइज वो उसके अंदर सेव पड़ा रहता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट्स इसको साइड में कर दो। सेकेंडरी मेमोरी का क्या काम है, सिर्फ और सिर्फ डेटा को स्टोर करने के, डेटा को संभालने के। अभी हमने पहले एग्जांपल लिया था रसोई का, तो रसोई के अंदर आपको बड़े बड़े बॉक्स रहते होंगे, आटे वाली पेटी भी होगी किसी घर में, है ना, तो उसमें आप आटा क्या रखते हो, स्टोर करके रखते हो, संभाल के रखते हो। बड़े बड़े जार होंगे, केन होंगे, जिसके अंदर चावल पड़े रहते हैं, या अलग अलग कोई किसी में दाल पड़ी रहती है, दाल मतलब वो जो अनाज की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। हाँ, तो उसमें जो हमारे पास कंटेनर थे, जार थे, वो सब क्या करते हैं कि उसमें हम संभाल के रखते हैं, हमारा अनाज खराब ना हो इसके अंदर, है ना, ताकि हमें पूरे साल भर कनक जो हम एक बार हमने इकट्ठी कर ली तो पूरे साल भर हम उसी को खाना होता है, तो उसको अपने संभाल के रखते हैं। तो संभालने वाला काम तो आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में। उसी तरीके से रसोई में हमारे पास वो सारे जितने बर्तन होते हैं, डिब्बे होते हैं, वो उसके लिए होते हैं बॉक्स। आप उस डिब्बों को कंपेयर कर लो सेकेंडरी मेमोरी से। आप हार्ड डिस्क मान लो कि आपकी क्या है, वो आटे वाली पेटी है ना, अनाज वाली पेटी है ना। चलो आगे आते हैं। अब आते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंदर। ये मेमोरी क्या होती है, ऐसी मेमोरी जिनकी मदद से कंप्यूटर कार्य करता है, जिनकी मदद से कंप्यूटर कार्य करता है, उसका मेन पार्ट है वो प्राइमरी मेमोरी आती है। इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। अब मान लीजिए कि हमारे घर पे जगह तो बहुत सारी है, हमने कहा कि हमने अनाज वगैरह सब कुछ स्टोर करके तो रख रखा है, लेकिन जब खाना बनाएंगे तब कोई जगह तो चाहिए। पहले तो चौका उसके लिए होता था, आजकल सेल्फ बना ली हमने कि सेल्फ पे रख के हम बर्तनों से काम करते हैं। बनाई ना सेल्फ, लगभग रसोई के अंदर होती है, नहीं होती तो हम नीचे बैठ के चौका, जो चूल्हा चौका जहाँ पे करते हैं अपने, तो वहाँ पे हम अपने बर्तन इकट्ठे कर लेते हैं। तो उन बर्तनों को रखने के लिए कोई जगह तो चाहिए कि खड़े खड़े हाथ में ही आप आटा गूंथ लेते हो, ऐसा तो नहीं होता। काम करने के दौरान आपको एक ऐसा स्पेस चाहिए जो आपको तभी यूटिलाइज करना है जब आप काम कर रहे हो। जब आप काम नहीं करते तो आप सारा सामान उठा के संभाल के उसके ऊपर कपड़ा फेर के लिचका के रखते हो। ऐसे करते हो ना कि नहीं करते? ऐसे करते हो आप। अगर कोई भी एग्जांपल ले लो, मैं एग्जांपल ले लेता हूं स्टडी रूम का, स्टडी टेबल का। अब हमारे पास हमारी जहां पे बुक्स रहती हैं वहां हमारे घर पे कोई ऐसी अलमारी बनी होगी, कोई ऐसी जगह बनी होगी जहां पे हम अपनी बुक्स को चिन के रख देते होंगे कि भाई ये मेरी बुक्स संभाल के पड़ी हुई हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं आएगा, है ना, कोई गिरेगी नहीं, इधर उधर नहीं होगी, मेरी ये अलमारी है, मेरी अलमारी में मेरी बुक्स पड़ी हुई हैं। लेकिन जब आपने बुक्स को पढ़ना होता है तो पढ़ने के लिए क्या आप अलमारी के पास निकाल के खड़े खड़े पढ़ लेते हो? तो उसको कहीं पे तो आप अपनी टेबल पे टिका के रखते होगे। कोई आपके पास टेबल भी होगी, या आप कोई बेड पे पढ़ता है, कहीं भी पढ़ता है, तो वो उसको पहले रखता है, जचाता है बुक को, फिर पढ़ना स्टार्ट करता है। ऐसा ही होता है। अब कंप्यूटर के पास बिल्कुल डेटा सब कुछ पड़ा तो हुआ है सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, लेकिन जब कंप्यूटर ने काम करने, हमने उसको प्रोसेसिंग के लिए बोल दिया। हमने कंप्यूटर को बोला कि मेरी ये मूवी है जो हार्ड डिस्क के अंदर पड़ी हुई है, अब इसको चला, प्ले कर दे, मैंने तो देखनी है। अब जब वो काम प्ले करेगा ना,
तब ऐसे काम के लिए उनको चाहिए होती है प्राइमरी मेमोरी। क्या चाहिए होती है? प्राइमरी मेमोरी। ऐसे में भी हम बात करते हैं, इसमें भी किसकी बात करते हैं? रैम की। जब भी कंप्यूटर के अंदर किसी भी फाइल, किसी भी सॉफ्टवेयर में काम हो रहा होता है, उस समय जब हम काम कर रहे हैं तब वो सॉफ्टवेयर कौन सी मेमोरी के अंदर होता है? रैम के अंदर। तब वो किसके अंदर होता है? रैम के अंदर। तो अगर मैं स्टडी वाला एग्जांपल लूं तो रैम हमारा स्टडी टेबल है, और अगर मैं रसोई वाला एग्जांपल लूं तो रैम हमारी सेल्फ है, जो लगाते हैं हम, ठीक है, रसोई के अंदर। तो रैम क्या है? एक मेमोरी है, ऐसी प्राइमरी मेमोरी है, इसके अंदर जब भी कोई प्रोग्राम या फाइल जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, तो जब तक हम काम करते हैं तब तक वो फाइल किस में रहती है? रैम के अंदर रहती है। लेकिन जब हमने उस फाइल को कर दिया सेव, तो सेव करके हमने उसको कहां भेज दिया? हार्ड डिस्क के अंदर भेज दिया, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर भेज दिया कि भाई अब तेरी जरूरत मेरे को जब पड़ेगी तब ले लूंगा, काम मेरा खत्म है। बात क्लियर हुई? रैम की बात क्लियर हुई किस लिए यूज होती है। और इधर सेकेंडरी वाली भी हमारी बात क्लियर हो गई। तो सेकेंडरी वाली तो परमानेंट हो गई, लेकिन रैम वाली क्या हो गई? ये टेम्परेरी मेमोरी हो गई। ये कौन सी मेमोरी हो गई? टेम्परेरी मेमोरी। कि भाई अगर कोई टेबल पे ऐसा कोई कागज पड़ा था बाई चांस, हो सकता है ऐसा नीचे भी गिर जाए, और हो सकता है झाड़ू पोछे में वो बाहर भी चला जाए, तो इसीलिए इस पे भरोसा मत करो। अगर वो अलमारी में पड़ा हुआ, स्टोर करके रखा हुआ है, आपका सेव किया हुआ, फिर तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे ही बाहर छोड़ दिया, फिर मिलना मुश्किल है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है ना, कि बस मैं अंदर रखने वाला था, संभालने वाला था, बस वो मैंने ध्यान नहीं दिया, बाहर ही छोड़ गया, अब मेरे को मिल नहीं रहा। ऐसा कई बार हो जाता है। तो यही कंप्यूटर कहता है कि अगर आप प्रोग्राम को बंद करने वाले हो, कंप्यूटर को बंद करने वाले हो, तो फाइल को सेव कर दो। सेव करके अगर आप उसको सेकेंडरी स्टोरेज में पहुंचा दोगे, तब तो आपको कल को मिल जाएगी। अगर आपने सेव नहीं की फाइल, तो भी फिर कल को मेरे से फाइल मत ढूंढना। तो इसलिए रैम क्या है? टेम्पोरेरी मेमोरी है, जिसे बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि बिजली जाने पर या कंप्यूटर को बंद करने पर इसमें से सारा डेटा क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। जैसे रसोई के हम वो सेल्फ को करते हैं, खाना बनाने के बाद उसको अपने सब बर्तन समेट के साफ कर देते हैं कि भाई उसके ऊपर हम खुला नहीं छोड़ते। ऐसे खुला छोड़ेंगे तो कई बार मक्खियाँ भी तंग करती हैं, या बिल्ली भी तंग कर जाती है, कई बार कुछ भी काफ़ी सारी, मतलब सिक्योर नहीं है उसके ऊपर पड़ा हुआ। तो वही चीज़ है कि रैम के अंदर डेटा हमेशा सिक्योर नहीं रहता, आपको हमेशा सेव करना होता है। ओके, टेम्परेरी मेमोरी हो गई ये हमारी रैम। अच्छा, अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो होती हैं वो एक्चुअल में, एक तो हमने पढ़ा कि रैम के अंदर क्या होते हैं? जो प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं, प्रोग्राम या जो फाइल है जिस पे कार्य चल रहा होता है, ठीक है, कार्य चल रहा होता है। मुझे ये बताओ, अगर किसी प्रोग्राम को मैंने काम नहीं कर रहा, मान लो मेरे पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारे हैं कंप्यूटर के अंदर, लेकिन मैं अभी उस पर काम नहीं कर रहा, ना ही तो मैंने वर्ड ओपन किया है, ना ही मैंने एक्सेल ओपन किया है, ना ही मैंने पावर ओपन किया है, क्या अब भी वो मेरे कंप्यूटर में हैं? मैं उसको ओपन नहीं किया, मैं काम भी नहीं कर रहा, मैंने तो कंप्यूटर ऑन करके छोड़ दिया, तो क्या मेरे वो कंप्यूटर में ऑलरेडी प्रोग्राम हैंग होंगे या नहीं होंगे? ये मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ आपसे। और अगर मैं लिखता हूं कि मैंने वर्ड ओपन करना है, तो मैंने जैसे ही वर्ड लिखा तो मेरे सामने आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, और फिर मैंने एंटर प्रेस कर दिया और फिर वो खुल गया, तो इसका मतलब वो जब मैं उसको नहीं भी काम कर रहा तब भी वो मेरे कंप्यूटर में तो था, जिससे कि मैं वहां से ओपन किया, है ना। अब आपके फोन के अंदर आपने व्हाट्सएप को इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो फिर ओपन कहां से करोगे? तो पहले इंस्टॉल करोगे। अब आप उसको ओपन किया है कि नहीं किया, लेकिन इंस्टॉल तो आपके फोन के अंदर पड़ा ही हुआ है। तो इसका मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा या प्रोग्राम आप ओपन करते हो ना, वो सारे का सारा पहले से ऑलरेडी सेव रहता है। कहां पे रहता है? सेव रहता है। वो सारे प्रोग्राम कहां पे सेव रहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव रहते हैं। या सेकेंडरी मेमोरी के अंदर भी पर्टिकुलरली अगर बात करूं तो वो किसके अंदर सेव होते हैं? हार्ड डिस्क के अंदर सेव होते हैं। अब थोड़ा सा और पीछे जाओ, हमने पढ़ा था कि एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कंप्यूटर काम करता है। अकेला हार्डवेयर होगा, अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर काम भी नहीं करेगा, या मैं यूं बोल दूं कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो कंप्यूटर में। तो दोनों चीजें होनी चाहिए। अब मैंने जैसे ही कंप्यूटर के अंदर पावर ऑन किया और आपको बताया था कि पावर ऑन करते वक्त कुछ समय लगता है, वो कौन सा प्रोसेस होता है? बूटिंग प्रोसेस होता है। तो उस बूटिंग के दौरान हो क्या रहा होता है एक्चुअल में? वो टाइम क्यों लेता है? ऐसा क्या काम कर रहा होता है कंप्यूटर? एक्चुअल में क्या हो रहा होता है? मेरे कहने की बात ये थी,
हमने कहा कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चाहिए, तो मैंने सॉफ्टवेयर भी ऑलरेडी मैंने कंप्यूटर के अंदर डलवा लिया है। और वो वास्तव में कौन सा सॉफ्टवेयर है, जैसे हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम ओएस कह देते हैं। और इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप किसका एग्जांपल लेते हो, विंडो का। किसका एग्जांपल लेते हो, विंडो का। कि जब मैंने पीसी लेके आया तो मैंने उनसे बोला कि भाई सारा कुछ सेट कर दो, वो कहता है हाँ जी विंडो डाल दी हमने, सॉफ्टवेयर भी डाल दिए। अब विंडो या जितने भी सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं मेरे पीसी के अंदर हैं, मतलब वो सेव हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। कहाँ सेव हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। किस में सेव है, हार्ड डिस्क के अंदर सेव हैं। लेकिन जब मैंने तो ये बताया था कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो तब तो प्रोग्राम किस में आते हैं, वो रैम के अंदर आते हैं। तो काम करने के दौरान तो मुझको रैम में चाहिए। अभी कहाँ पे जब कंप्यूटर बंद है तो कहाँ पड़े हैं, वो हार्ड डिस्क के अंदर पड़े हैं, सेकेंडरी में पड़े हैं। तो जब हम पीसी को ऑन करते हैं तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ये जो विंडो, ये लोड हो रहा होता है रैम के अंदर। भी आ जा, भी उठ के तू भी आ जा, तेरी ये फाइल भी आ जाए, तेरा डेस्कटॉप भी आ जाए, तेरा टास्क बार भी आ जाए। तो ऐसे कर करके जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें हमारी किस में होती हैं, हार्ड डिस्क में होती हैं, वो सारी लोड हो रही होती हैं रैम के अंदर। और जब वो पूरा व्यवस्थित हो जाता है तब हमारे सामने वो स्क्रीन डेस्कटॉप दिखा देता है कि लो भी मैं तैयार हूं। समझ गए बात को। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम कंप्यूटर हमारा ऑन है या हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी मेमोरी के अंदर होता है, रैम के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, रैम के अंदर होता है। अब रैम की तो अपनी एक कैपेसिटी है, रैम की तो अपनी एक क्षमता है कि भी मेरी रैम तो इतनी बड़ी है। बस जैसे एग्जांपल लेता हूं, आजकल 2 GB रैम या 4 GB रैम आपके मोबाइल के अंदर कितनी होगी, ऐसी होगी, या 8 GB रैम या 16 GB रैम, इस तरीके से होती है। किसी के फोन के अंदर 8 GB रैम होगी, किसी के अंदर 4 GB, किसी के अंदर 2 GB। अब जो नॉर्मल मार्केट के अंदर लैपटॉप आ रहे हैं आजकल, उनके अंदर ये वाला तो लगभग खत्म होगी काम, 4 GB होती है या 8 GB होती है। अब उसके बड़ी वाला तो कुछ भी हो सकता है। अब लाखों के लाखों रुपया लगाओ, आपको यहाँ पे बड़ी से बड़ी रैम दे देगा, है ना। लेकिन हम नॉर्मली यहाँ तक बात करते हैं क्योंकि कॉमनली जो चलते हैं वो ये चलते हैं। अब इसकी तो क्षमता है 4 GB, 8 GB, 16 GB। ऐसे ही मोबाइल की बात करते हैं। मोबाइल की मैं इसलिए बात बीच में अड़ा लेता हूँ क्योंकि मोबाइल हम सब ने यूज़ करते हैं, हम हमारे सबकी जेब के अंदर है, तो उसको हम थोड़ा सा ईजिली समझ सकते हैं, है ना। अब आता हूँ जहाँ पे मैं पहुँचना चाहता हूँ। अब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया, पीसी को ऑन किया, तो मतलब इस 4 GB या 8 GB में कुछ जगह तो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों ने रोक ली जब वो ऑन हो रहा है। तो हम कहते हैं जी रैम तो मेरी 2 GB लिखी हुई थी फोन के अंदर, रैम तो मेरी 4 GB लिखी हुई थी, लेकिन हम उसको अंदर से चेक करते हैं कितनी GB है तो हमेशा भरी रहती है आधी। हम कहते हैं रैम खाली क्यों नहीं होती सारी। कई बार ऐसा सोचा होगा आपने। तो वो क्या होता है, आपका एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने फोन ऑन कर रखा है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो लोड हुआ है ना। जब स्विच ऑन करते हो फोन को, फोन भी तो ऑन होने के लिए टाइम लेता है, बार बार रोज तो उसको स्विच ऑफ नहीं करते आप, है ना। वो तो हमें एक बार ऑन कर लिया बस हम वैसे ही ऑन करते हैं, उसकी बस स्क्रीन जरूर लॉक कर देते हैं जब अपने लॉक लगाते हैं उसको ना, बंद करते हैं। तो उस कुछ स्पेस तो उसने क्या रोका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसका कवर किया होता है। किसका, रैम का। अब हमने वर्ड और यूज करना है ऊपर। मैंने कहा जी मैंने वर्ड में टाइपिंग करनी है, तो जैसे ही मैंने वर्ड ओपन किया तो इसकी फाइलें भी हार्ड डिस्क के उठ के रैम के अंदर आ गई। इतना स्पेस वर्ड ने रोक लिया कि लो जी इसके अंदर मेरी फाइलें चल रही हैं। अब मैं जितनी बड़ी फाइल बनाता जाऊंगा उसके अंदर मैंने चार्ट भी ऐड कर लिया, उसके अंदर मैंने 500 पेज बना लिए, उसके अंदर मैंने और भी क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, फोटोज भर रहा हूँ मैं, डाउनलोड कर करके लगा रहा हूँ फाइल के अंदर। तो मेरी फाइल बड़ी होती जाएगी और ये रैम जो है इसका स्पेस धीरे धीरे ज़्यादा यूटिलाइज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है। फिर मैंने सोचा कि ऐसे काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, पीछे ना गाने चला दूं, साथ में गाने भी चलते रहेंगे, अपना टाइपिंग भी करता रहूँगा, दोनों काम चलते रहेंगे। फिर मैंने सॉन्ग्स प्ले किए तो इसका कुछ पार्ट सॉन्ग वाली एप्लीकेशन वो भी ओपन हो गई बीच में अब रन करने के लिए, तो वो भी चलने लग गई, तो रैम उसने भी खाने लग गई वो। अब इतना स्पेस बचा है। फिर मैंने कहा कि अच्छा टाइपिंग तो मैं कर ही रहा था, इसके अंदर ना मैंने एक फ़ोटो लगानी थी और मैंने अपनी फ़ोटो लगानी थी। फ़ोटो को थोड़ा सा मैं सेट सूट कर लूँ काट कूट के, मैंने फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर और लिया और उसको भी ओपन कर लिया। अब उसके लिए जितनी जगह बची थी उसके अंदर उसने ओपन कर लिया। एग्जाम्पल लेके चले, सीन को इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो गया मान लो। अब मैंने उसके बाद उसको कहा कि नहीं 1 मिनट रुको, कोई मेरे पास आया, वो कहता कि सर एक फॉर्म भरना है। तो ये सारे काम मेरे पास चल रहे थे, मैंने इनको भी कर दिया मिनिमाइज, बंद नहीं किया।
क्या कर दिया, मिनिमाइज, बंद नहीं किया। तब मैंने आपको बताया था कि जब हम मिनिमाइज कर लेते हैं मतलब प्रोग्राम क्या होते हैं, हमारे चल रहे होते हैं। तो हम उसको ये कह सकते हैं कि जब किसी प्रोग्राम को मिनिमाइज करते हैं तो मतलब प्रोग्राम हमारा ऑलरेडी किस में होता है, रैम के अंदर होता है। ऑलरेडी किस में होता है, रैम के अंदर होता है। लेकिन जब आप क्लोज कर दोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, रैम से हट जाएगा। जब आप किसी प्रोग्राम को क्लोज कर दोगे तो फिर वो रैम से हट जाएगा, वो दूसरे प्रोग्राम के लिए रैम को खाली कर देगा, दूसरे प्रोग्राम के लिए रैम को कर देगा, खाली कर देगा। अब रैम कब खाली करनी है, कब नहीं करनी, कभी भी कंप्यूटर और मोबाइल जब भी आप एप्लीकेशन को ऑन करते हो या आप गेम्स को ऑन करते हो, गेम भी लोड होने में टाइम लेती है ना, क्योंकि गेम का साइज बड़ा होता है इसलिए वो ज़्यादा टाइम लेती है रैम के अंदर लोड होने में। अब तो कहानी समझ गए कि वो टाइम क्यों लेता है, वो फाइलों को रैम के अंदर लोड कर रहा है। जब गेम ऑन करते हो, गेम पड़ी तो थी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, लेकिन ओपन किया आपने लोड होने के लिए तो वो लोड हो रही है रैम के अंदर। लगभग कहीं सुना होगा कि 2 GB रैम वाले में उतनी अच्छी गेम्स चलती नहीं, 4 GB वाला फ़ोन ले आएंगे, 8 GB वाला लेके आएंगे। उसका एक्चुअल में रीज़न यही होता है। क्यों 2 GB वाले फ़ोन तो स्लो होते हैं और 4 और 8 GB वाले फ़ोन कंपेरेटिवली फास्ट होते हैं? क्यों? कभी भी पीसी और कंप्यूटर जब आप यूज़ करते हो वो आपको किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए मना नहीं करता। कंप्यूटर हमेशा कोशिश करेगा, आप कोई भी प्रोग्राम ओपन करते रहो, आपने वर्ड किया, एक्सेल किया, पावर पॉइंट किया, फोटोशॉप किया, प्रीमियर प्रो किया, कुछ भी किया आपने, अब ओपन करोगे ना, उसकी जितनी क्षमता होगी प्रोसेसिंग करने की, जितनी उसके पास क्षमता होगी वो पूरी क्षमता के अकॉर्डिंग उसको रैम में लोड करने की कोशिश करेगा, ओपन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने 4-5 प्रोग्राम पहले से ओपन कर रखे थे, मेरी रैम तो फुल थी उतने में से ही, मैंने अगला प्रोग्राम फिर से ओपन करने के लिए बोल दिया, तो कंप्यूटर यहां पे मेरे को मना नहीं करेगा। वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि कौन सा प्रोग्राम मैंने मिनिमाइज कर रखा है जिसकी मुझे को जरूरत नहीं होगी तो उसको रैम से निकाल देगा एक बार, ठीक है। लेकिन वो बंद नहीं करेगा क्योंकि मैं दोबारा इस पर क्लिक कर दूंगा उसको खोलने के लिए, तो एक बार उसकी फाइलों को वो सेड में कर देगा। तो मतलब कोई ऐसी एक उसके पास टेम्पोरेरी स्पेस होता है, एक ऐसा टेम्परेरी स्पेस और रखता है कंप्यूटर कि भाई रैम की जो अभी काम नहीं कर रहे उसके अंदर हम थोड़ा सा, क्योंकि इसने जगह तो बनानी है। भाई मैंने बोल दिया नया फोन कि नया प्रोग्राम ओपन करो, तो जगह तो उसने बनानी है, तो एक बार उसको साइड में करके वो उसके लिए जगह ओपन कर देगा जो हमने अभी नया ओपन करने के लिए बोला है उसको, ठीक है। आपसे साथ ये फ़ोन है, अगर आप बहुत ज़्यादा कोई फ़ोन यूज़ करता है ना, तो अभी मेरे पास जो एप्लीकेशन ओपन थी मैंने बीच में उसको बीच वाला बटन दबा के क्या कर दिया, मिनिमाइज़ कर दिया। मैंने दूसरी एप्लीकेशन ओपन कर ली, फिर मैंने बीच वाला बटन दबा के उसको भी मिनिमाइज़ कर दिया, फिर मैंने तीसरी ओपन कर ली। अब फिर एक साइड वाला बटन दबाते हैं ना, वो सारे दिखाता है कि ये प्रोग्राम्स आपके पहले ऑन थे। हमारे साथ ऐसा हुआ होगा कि कई बार तो हमने अगर पहले वाला प्रोग्राम ओपन करने की कोशिश करते ना, कई बार तो वो वहीं से ओपन हो जाता है जहाँ पर हमने मिनिमाइज़ किया था, लेकिन कई बार वो दोबारा से फिर लोड होता है। तो उसके पीछे यही रीज़न होता है। अगर दोबारा से फिर से लोड होता है ना, तो मतलब नए प्रोग्राम ने क्या किया था, हमारी रैम को खाली करके अपनी जगह बना ली थी। अब जब हमने दोबारा फिर से उसको खोलने के लिए बोला, अब फिर वो उसकी जगह बना के वापस इसके अंदर लोड हो रहा है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं रैम मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? रैम मैनेजमेंट। रैम मैनेजमेंट कि रैम की मैनेजमेंट कैसे करना। ये कौन करता है रैम मैनेजमेंट? ये करता है हमारा ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम रैम की मैनेजमेंट करता है। तो ये मैं कह सकता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट भी करता है। ये हम चल गए ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। अभी रैम मैनेजमेंट भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी चाहिए, उसको मैं संभाल के रखूं या उसके लिए जगह बनाऊं, ठीक है। बात होगी क्लियर? ये रैम का टॉपिक था हमारा। रैम के बारे में अब कोई डाउट नहीं रहेगा, चाहे मोबाइल की बात आ जाए, पीसी के बारे में बात आ जाए कि रैम क्यों ज़रूरी है और ज़्यादा रैम क्यों ज़रूरी है। इसीलिए कि अगर उसके पास ज़्यादा मेमोरी होती तो वो अपना समय इसमें वेस्ट नहीं करता कि उसको मैं बाहर करूँ, उसके लिए कहाँ से जगह बनाऊँ, कहाँ से नहीं जगह बनाऊँ। अगर जगह होगी तो वो सीधा ही प्रोग्राम को लोड कर देगा। इसलिए तो कहते हैं कि रैम ज़्यादा होगी तो स्पीड तेज़ होगी। स्पीड इसीलिए तेज़ होगी कि वो बाकी दूसरे कामों में, कांट छांट कामों में बिजी नहीं रहेगा। पीसी खाली स्पेस होगा तुरंत ला देगा वो। ऐसे ही हमारा टेबल के साथ होता है ना, स्टडी टेबल के साथ। अगर मेरा टेबल बड़ा होगा तो अगर मैं एक बुक पढ़ रहा हूं तो मैंने कहा दूसरी बुक भी
थोड़े से भी में दूसरे बुक में टॉपिक्स देखने थे, टेबल बड़ा है, मैंने उसको भी खोल लिया। फिर मैंने कहा एक जगह नोट्स बना रहा था, उसको भी खोल लिया, काफ़ी बड़ा टेबल है, तुरंत खोल के मैं पढ़ाई करने लग गया। अगर टेबल मेरे पास इतना है तो इसके ऊपर तो 2 बुक खुल गई, अब मैं जगह बनाऊंगा तीसरी के लिए कि नहीं इसको बंद करूँ कि इसको बंद करूँ, जगह बनानी है, तो मेरा टाइम तो इसी में चला जाएगा। और फिर कहते हैं कि हमारी स्पीड स्लो हो गई, वो इसीलिए स्लो होती है क्योंकि उसके पास जगह एक्चुअल में उतनी नहीं है। ये होती है हमारी 2 तरह की मुख्य रूप से रैम भी। एक होती है स्टैटिक रैम, एक होती है डायनामिक रैम। एक होती है स्टैटिक रैम और एक होती है डायनामिक रैम। इसको बोल दिया जाता है एस रैम और इसको बोल दिया जाता है डी रैम। स्टैटिक मैंने मतलब है स्थिर, बिल्कुल स्थिर होना, और डायनेमिक मैंने होना है परिवर्तनशील, बदलते रहना। डायनेमिक का मतलब ये रहता है परिवर्तनशील। अब इसको आप ऐसे मत मान लेना कि परिवर्तनशील का मतलब है कि कभी वो 4 GB की हो जाती है, कभी वो 2 GB की हो जाती है, कभी वो 6 GB की हो जाती है। ऐसे परिवर्तनशील नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक करंट जो प्रवाहित करते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनके एक निरंतर प्रोसेस चलता रहता है, इसके अंदर रिपीटेटिव प्रोसेस चलता रहता है, अपने आप को रिफ्रेश करते रहते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि बस बिजली छोड़ दी तो बस उसके अंदर वो फिक्स रहेगा, नहीं। ये क्योंकि इंटरनल जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, अपने आप को वो हमेशा रिफ्रेश करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। तो डायनेमिक रैम तो ऐसा करती रहती है, लेकिन स्टैटिक रैम ऐसा नहीं करती, ये बिल्कुल स्थिर होती है। क्योंकि स्टैटिक रैम जो होती है ये महंगी होती है और डायनेमिक रैम क्या होती है, सस्ती होती है। बस मैं ये बताना चाह रहा था, स्टैटिक रैम क्या होती है, महंगी होती है, और डायनेमिक होती है, सस्ती होती है। अब बात वही आ जाओ कि जो महंगी है वो महंगी क्यों महंगी है, क्योंकि महंगी है और वो उसकी क्या है, स्पीड तेज है, उसकी क्या है, स्पीड तेज है, और जो सस्ती है उसकी स्पीड कम होगी। अब जब रैम की बात आएगी कि सबसे तेज गति की रैम कौन सी होती है, तो रैम तेज गति की होती है स्टैटिक रैम। रैम कौन सी तेज होती है, स्टैटिक रैम। लेकिन डायनेमिक रैम क्या होती है, धीमी होती है इस रैम की बजाय इस रैम के, ये धीमी होती है। होगी बात क्लियर। तो सबसे तेज गति की मेमोरी कंप्यूटर में रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर। लेकिन जब सीपीयू रजिस्टर का ऑप्शन नहीं मिलता हमें, जब एक्यूमुलेटर का ऑप्शन नहीं मिलता हमें, ऑप्शन में देखना है क्या स्टैटिक रैम लिखा हुआ है वहां पे कहीं। अगर स्टैटिक रैम लिखा है तो फिर ये आंसर आएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, डायनेमिक रैम। अब उसके बाद इनकी बारी आती है सेकेंडरी मेमोरीज वगैरह की, ठीक है। तो रैम के अंदर सबसे तेज ये, उससे कम ये, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, ये होती है रैम की कहानी। अब एक वर्ड आपने सुना होगा, मोबाइल के अंदर तो सुना होगा, कंप्यूटर में आप वहां तक कभी पहुंचे नहीं, आपने सुना होगा कैश मेमोरी, कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी या कंप्यूटर कैश। आपने एप्लीकेशन खोल के देखी होगी मेमोरी सेटिंग्स में जाके, है ना, तो वहां पे इतने एमबी तो कैश रोक रखा है उसने, इतना डेटा रोक रखा है। तो ये कैशे मेमोरी जो होती है, ये हमने कहा था ना कि जब रैम में से उसने अलग से साइड में कर दिया है ना, तो एक अलग से टेम्परेरी मेमोरी के अंदर वो होती है कैश मेमोरी। क्या है, कैश मेमोरी। अब इसी तरीके से इसका और क्या यूज है मेमोरी का, ये होती है कैश मेमोरी। कौन सी होती है, स्टैटिक रैम होती है। कौन सी होती है, स्टैटिक रैम होती है कैश मेमोरी भी हमारी। कौन सी प्रकार की रैम होती है, स्टैटिक रैम होती है। अब जो आपको यहाँ पे मदरबोर्ड, आपने यहाँ पे रैम देखी थी ना लगाई हुई, यहाँ पे मदरबोर्ड पे हमने इस स्लॉट में रैम जो वसाई थी वो ये वाली वसाई थी, डायनेमिक रैम। वो कौन सी होती हैं, डायनेमिक रैम। यानी कि नॉर्मल रूप से हम जिस रैम की बात करते होते हैं ना, हम इसकी बात करते होते हैं सामान्य रूप से कि हमारी रैम कितनी है, 2 GB, 4 GB, 8 GB, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली होती है कैश मेमोरी के अंदर, ये चिप होती है छोटी सी, ये फिक्स्ड रहती है उससे पहले ही। और इसके बारे में कैश मेमोरी के बारे में एक क्वेश्चन आता है, सीपीयू की सहायक मेमोरी या रैम की सहायक बोलते हैं, सहायक मेमोरी। सीपीयू की खुद की मेमोरी तो रजिस्टर है ही, लेकिन हमने इतना डेटा प्रोसेस करवाना था कंप्यूटर से कि सीपीयू रजिस्टर तो 2 KB 4 KB इस साइज का ही था हमारा, ठीक है। अब उसको और भी साथ में सहायता करने के लिए सीपीयू कहता है कि भाई रैम तो यहां पड़ी है, रैम यहां पड़ी है, सीपीयू कहता है मैं यहां पे हूं मदरबोर्ड पे, और हार्ड डिस्क मेरी यहां पड़ी है। अब प्रोग्राम को हमने जब ऑन किया तो प्रोग्राम हार्ड डिस्क के उठ के रैम के पास आ गया कि ले भाई तू वो पास बैठे है प्रोसेसर के, जल्दी काम हो जाएगा अपना। और प्रोसेसर कहता है कि मेरे को काम करना है, मेरे को तो डेटा यहीं पे चाहिए, मैं बार बार रैम से थोड़ी ना इससे लेता फिरूंगा,
बार बार करता रहेगा, तो वो उसको कहाँ पे कर लेता है, रजिस्टर के अंदर कॉपी। अब रजिस्टर को उसके पास इतना स्पेस नहीं है, वो कहता है कि रैम से बार बार डेटा उठाऊंगा, रैम कहती है मैं बार बार हार्ड डिस्क से डेटा उठाऊंगी, तो ऐसा करो अपने पास में कोई जगह बना लो ऐसे। तो फिर ऐसे ही जगह बनाने के लिए इनके पास रहती है कैश मेमोरी, ठीक है। वो क्या होती है, कैश मेमोरी, सहायक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी से हम बोल देते हैं उसकी। तो कैश मेमोरी में जब भी क्वेश्चन आएगा वो सहायक का ही पूछेगा, उसकी हेल्प करने के लिए जो मेमोरी रहती है, बस ये ध्यान रखना। ये हो गया हमारा इसका, और इनका साइज हमने देख ही लिया। इनका साइज फिर कम होगा, ये भी केबीज में होता है, ये एमबीज में, ये केबी एमबी में होते हैं, ये जीबीज में आने लगी अब तो खैर, 2 GB 4 GB 8 GB। आगे बढ़ते हैं, रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी है, इससे हम एक बात तो समझ सकते हैं कि इस मेमोरी को के अंदर जो भी डेटा है उसे हम केवल पढ़ सकते हैं, है ना। रैम के अंदर ऐसा नहीं था, क्योंकि रैम के अंदर पहले ही आपको बता दिया कि जैसे ही आप पीसी को बंद कर दोगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। जैसे पीसी ऑन करोगे दोबारा से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा रैम के अंदर, हर बार यही प्रोसेस होता होगा। तो रैम तो टेम्परेरी मेमोरी है ना, इसके अंदर डेटा कभी भी परमानेंट नहीं रहता, लेकिन उसके अलावा जितनी भी हैं वो सारी परमानेंट्स होती हैं। तो रीड ओनली मेमोरी, इसके अंदर भी डेटा सेव रहता है, लेकिन किस प्रकार का, ये भी साइज में छोटा होता है। जब भी रोम की बात आएगी तो रोम में 2 चीजें पढ़ी जाती हैं, एक तो पढ़ा जाता है बायोस सिस्टम, एक पढ़ा जाता है बायोस सिस्टम, ठीक है। ये रैम के बारे में पढ़ा जाता है, इसकी फुल फॉर्म है बायोस की, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस सिस्टम। ये क्या करता है, अब हम सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझने लग गए हैं। अब देखो, जब एक फ्लो के अंदर चीज़ें चलती हैं ना, फिर हमें सारा कुछ समझ में आ जाता है, फिर अपने को बीच बीच में नहीं, ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। अब आप सोचो, हमने कंप्यूटर के अंदर बंद कर दिया सारा सिस्टम, शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया, पावर प्लग निकाल दिया, ठीक है। कई बार तो हो सकता है कोई पीसी कई दिन ना चले, कई बार हो सकता है कि रोज़ वो दोबारा हम उसको ऑन करते हैं, वो फ़र्क नहीं पड़ता। आपने उसको 1 घंटे बाद ओपन किया है या 1 साल बाद ओपन किया है, इससे कोई ज़्यादा फर्क कंप्यूटर को नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा ओपन किया तो आपको ये बताया गया कि जैसे ही आप बटन दबाते हो पावर ऑन का, तो आपकी हार्ड डिस्क में से ऑपरेटिंग सिस्टम की या विंडोज़ की फाइलें हैं वो सारी उठ के लोड होने लग जाती हैं रैम के अंदर, और इसी प्रोसेस को आपने क्या बोल दिया, बूटिंग प्रोसेस। लेकिन अब कंप्यूटर को ये कहाँ से पता रहता है कि भाई ये उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको मैंने उठाना है और इसको रैम के अंदर लोड करना है, या मेरे साथ ये मेरे पास हार्डवेयर अटैच किया हुआ है, कीबोर्ड माउस है मेरे पास, मॉनिटर भी सारा मेरे पास है। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो ऑन होते ही वो सब सारी चीज़ें पहले चेक करता है कि क्या कीबोर्ड अटैच है, माउस अटैच है, मॉनिटर अटैच है, और हार्ड डिस्क के अंदर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम ये पड़ा हुआ है, वो उसको सर्च करता है। ऐसा नहीं कि बंद सीपीयू से आपने क्या कर दिया, हार्ड डिस्क निकाल के दूसरी लगा दी और आपका चल जाएगा, नहीं, वो उसके अंदर ढूंढेगा। जैसे ही ऑन करोगे वो ढूंढेगा कहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम, कहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम, मिल गया उसको और उठा के उसने रैम के अंदर लोड कर दिया। तो इसके लिए क्या होता है, इसके मदरबोर्ड के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था, एक चिप होती है, कौन सी, रोम चिप, इसके अंदर ये फाइलें सेव रहती हैं, कंपनी के द्वारा ही ये फिटेड की जाती हैं, बायोस सिस्टम की फाइलें, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की फाइलें, कि भाई इस पीसी के अंदर जैसे हमने विंडो इंस्टॉल की तो एक इंफॉर्मेशन इसके अंदर सेव हो जाती है कि इसके अंदर विंडो 10 है। इस फाइल को ढूंढना जब भी ऑन करो तुम, इसको ये इसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन सेव हो जाती है। इस पीसी के अंदर विंडो 7 है, तो जैसे ही आपने 7 इंस्टॉल करी तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है कि भाई जब भी पीसी को ऑन करोगे तो ये वाली विंडो 7 ढूंढनी है अपने हार्ड डिस्क के अंदर। इसको बताया गया होता है रोम को कि आपके पास ये पार्ट आपने चेक करने हैं, इनपुट कौन से हैं, आउटपुट कौन से हैं, ये सारा कुछ ओके होने के बाद तब वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है रैम के अंदर। तो यानी कि कंप्यूटर की जो बूटिंग प्रोसेस है उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए या उसको स्मूथली चलाने के लिए हमारे पास रोम के अंदर ये सिस्टम होता है, बायोस सिस्टम। तो रोम इसीलिए होती है, रोम क्या होती है, इसलिए होती है। रोम के अंदर ना तुम अपनी मर्जी से फाइलों को सेव कर सकते हैं और ना ही हम अपनी मर्जी से फाइलों को डिलीट कर सकते हैं, ये कंपनी के द्वारा ही फिट की गई होती हैं। और उसको बताया गया होता है कि भाई कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने ढूंढना है हार्ड डिस्क के अंदर, उसको रैम के अंदर लोड करना है, ये इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर सेव होती हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं बूटिंग इंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, बूटिंग इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए भी तो कहीं ना कहीं से निर्देश चाहिए ना, कंप्यूटर को निर्देश तो चाहिए काम करने के लिए। तो जैसे ही ऑन करोगे तो बूट करने के लिए भी जो इंस्ट्रक्शन सेव रहती हैं वो रोम के अंदर रहती हैं,
बस ये काम था रोम का। एक तो बायोस वाला पार्ट आ जाए तो हमने रोम को टिक करना है, एक बूटिंग इंस्ट्रक्शन की बात आ जाए तो भी हमें किसे टिक करना है, रोम को टिक करना है। ये जो होती है ये आगे होती है 4 प्रकार की। एक तो सिंपल रोम हो गया हमारा, है ना। उसके बाद 3 और होती है, एक होती है पी रोम, एक होती है ईपी रोम और एक होती है ईईपी रोम। पी का मतलब प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल जिसे प्रोग्राम किया जा सके, ऐसी रोम जिसे प्रोग्राम किया जा सके, प्रोग्रामेबल। ई का मतलब है इरेजेबल, जिसे इरेज भी किया जा सके, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर ईपी रोम में इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इस वाले में आता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में सबसे ज़्यादा इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। रोम के बारे में सबसे ज़्यादा जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या पूछेगा, फुल फॉर्म पूछेगा। पूछ लेगा पी रोम की फुल फॉर्म बताओ जी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पूछेगा ईपी रोम की, इरेजेबल यानी कि जिसे इरेज करके दोबारा से राइट किया जा सके। लेकिन ये वाली जो होती थी ना ईपी रोम, ये स्पेशल लैब्स के अंदर, स्पेशल लैब के अंदर यूवी रेज के साथ, अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ डेटा इसके अंदर रीड राइट किया जाता था। उन रोम को, कौन से वाले रोम को, ईपी रोम को या प्रोग्रामेबल रोम को, ठीक है। उसी के साथ यूवी रेज से इसके अंदर डेटा इरेज किया जाता था। लेकिन फिर आ गई ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम सामान्य प्रक्रिया से ही, जैसे हम कंप्यूटर के अंदर से ही हम जो है स्पेशल सॉफ्टवेयर की मदद से डेटा को रीड या राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहता है रोम के बारे में। प्राइमरी मेमोरी इतनी ही थी। अब मेमोरी के अंदर आपको रजिस्टर भी क्लियर हो गया, कैश मेमोरी भी क्लियर हो गया, रैम भी क्लियर हो गया, रोम भी क्लियर होगा। तो प्राइमरी मेमोरी का टॉपिक हमारा खत्म है। अलग से क्वालिटी आती है रैम के बारे में, शायद कहीं पढ़ो आप। अलग से एक टॉपिक आता है रैम के अंदर कि मेरे वाली तो रैम क्या है, DDR3 है। पहले DDR2 आती थी, आजकल DDR4 आने लग गई, ठीक है। हो सकता है DDR5 भी आने लग जाए। तो ये कुछ रैम के टाइप होते हैं। तो ये DDR के मैं नाम बता देता हूँ। अगर बाई चांस कहीं क्वेश्चन, किस्मत ना इतनी अच्छी हो तो DDR से क्वेश्चन पूछ लिया रैम का, तो इसका मतलब होता है डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट। DDR का मतलब होता है डबल डेटा रेट।